महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने डीजीपी समेत आला पुलिस ओहदेदारान के साथ बैठक की। इस बैठक में बात हुई कि राज्य में कानून व्यवस्था कैसे और ज्यादा मजबूत की जाए और अपराध कैसे कम किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस को नई तकनीक और आसान तरीकों से काम करना चाहिए ताकि काम जल्दी और सही तरीके से मुकम्मल हो। इस बैठक में कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। सरकार का कहना है कि इससे आम लोगों की सुरक्षा और ज्यादा बेहतर होगी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट पर गैस और तेल की किल्लत पर बयान देते हुए कहा, पेट्रोल की कमी की अफवाहें ना फैलाएं। हमने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे पास स्टॉक मौजूद है। ऐसी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निश्चितपणे कोणी अफवा पसरवू नये। ज्यावेळी लोकांनी रांगा लावल्या होत्या त्याही वेळी आम्ही सांगत होतो की आपण रांगा लावू नका, पुरेसा साठा आपल्याकडे आहे, पण तरी काही लोक अफवा पसरवत होते। आता अफवा पसरवणाऱ्यांवरही आम्ही कारवाई सुरू केलेली आहे। त्यामुळे मला असं वाटतं की तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा देश में गैस की किल्लत नहीं, अफवाह न फैलाएं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार के ही मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के मिनिस्टर छगन भुजबल को एक लेटर लिखा और अपने मालाबार हिल इलाके में जैन मंदिरों के लिए एलपीजी सिलेंडर की मांग की। ऐसे में लोगों ने प्रभात लोढ़ा के इस कदम की आलोचना भी की और माना कि देश में गैस की किल्लत है क्योंकि सरकार के मंत्री खुद मान रहे हैं। तो वहीं अब प्रभात लोढ़ा ने इस पर अपनी सफाई दी है। जब विशेष धार्मिक कार्यक्रम होता है, जैसे शिरडी के लिए मान लो भंडारा होना है, या किसी मंदिर के अंदर आज प्रतिष्ठा है, या ये जैनों की होली है, इनके लिए रेगुलर गैस की सुविधा नहीं होती है। तो जो भी मेरे पास में आया, जिम्मेदारी है कि मेरी विधानसभा में यदि कोई भी किसी को किल्लत हो उसकी मैं सहायता करूं। जो परसों एक शिरडी के लिए जिनका भंडारा था वो आए, उनको भी मैंने गैस कनेक्शन दिलवाया। जैन आए उनको भी दिलवाया, मंदिर वाले आए उनको भी दिलवाया। और अभी भी मेरा कहना है कोई भी मेरी विधानसभा में विशेष धार्मिक कार्यक्रम जिनको रेगुलर गैस उपलब्ध नहीं है, यदि उसमें उनको गैस चाहिए तो उसके बारे में यदि वो मेरे को पत्र लिखेंगे तो मैं उनकी जरूर सहायता करूंगा। सिर्फ गैस की किल्लत ही नहीं, सरकार फर्टिलाइजर की कीमतों में इजाफे और कमी दोनों को खारिज कर रही है। रेवेन्यू मिनिस्टर पावन खुले ने कहा, फर्टिलाइजर यानी किसानों को जो खाद मिलती है उसकी कोई कमी नहीं है, बस रिश्वतखोरी और ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगाने के लिए डिजिटल नियमों को थोड़ा सख्त बना दिया गया है। जे लोक आरोप लावतात आहे त्यांना माझा खुला चॅलेंज आहे आपल्या माध्यमातून, खास करून वडेट्टीवारजी त्यांनी माझ्याकडे एक साधी तक्रार द्यावी। मी एका ट्विटवरनं कारवाई चालू केली आहे। एक ट्विट मी वाचला आहे एका अधिकाऱ्याबद्दल, परंतु वडेट्टीवारजीकडे अधिक माहिती असेल तर प्रेसमध्ये आणि या पद्धतीचा मोठा भोंगा वाजून काही होणार नाही। त्यांना जर खरी चौकशी पाहिजे तर तपास माध्यमांना किंवा सरकारला किंवा मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी कळवलं पाहिजे। कुठले अधिकारी यामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत त्यांचा पर्दाफाश केला पाहिजे। त्यावर सरकार गंभीरपणे काम करेल, कारवाई करेल। पण नुसता मीडियामध्ये बाईट द्यायचा, मीडियामध्ये प्रसिद्धी मिळवायचा असा उद्योग करू नये। खरातचा प्रकरण सेन्सिटिव्ह आहे। आपल्या कुठल्याही बोलण्या चालण्याने इन्क्वायरीवर दबाव येऊ नये, चौकशी यंत्रणावर दबाव येऊ नये याची काळजी वडेट्टीवारने घेतली पाहिजे। आणि अशा सेन्सिटिव्ह प्रकरणामध्ये खूप बाईट न देता तुमच्याजवळ काय पुरावे आहे, कुठला महसुली अधिकारी यामध्ये इन्व्हॉल्व आहे याबद्दलचा एक पत्र वडेट्टीवारजींनी मला संध्याकाळपर्यंत किंवा उद्यापर्यंत दिला पाहिजे। मी त्यांची वाट बघेल। काय फरक पडला असा आहे, मोहित कंबोजी यांचे सर्वांशी संबंध आहे, पारिवारिक कार्यक्रमात सर्वच जातात आणि मी जाणार होतो काल, पण मला विमान नाही मिळालं। त्यामुळे मोहित कंबोजीचे जे काही उद्योगपती म्हणून रिलेशन आहे सर्वांची रिलेशन आहे। शिवसेना यूबीटी से राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर भारत की स्पष्ट विदेश नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने मिडिल ईस्ट संकट को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों ने अपना रुख साफ कर दिया है लेकिन भारत अब तक चुप है और कोई ठोस बयान सामने नहीं आया। संजय राउत ने कहा, भारत के सामने एक अलग संकट है। भारत पर मिसाइल या ड्रोन हमले नहीं हो रहे हैं, लेकिन ईरान के आसमान पर छाए काले बादल भारत पर कहर ढा सकते हैं। दूसरे जो कुछ कर रहे हैं उसका खामियाजा भारत की अवाम को भुगतना पड़ सकता है। तो आप क्या कर रहे हैं? गल्फ कंट्री रख रहे, ठीक है, भारत सरकार क्या कर रही है? गल्फ में भी हमारे लोग मारे गए हैं, गल्फ में हमारे लोग बेरोजगार हुए हैं इस युद्ध से, और आज भी भारत सरकार की इस युद्ध के बारे में कोई भूमिका नहीं बनी है। पाकिस्तान की भूमिका है, प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान की भूमिका का स्वागत कर रहा है,
लेकिन भारत को चुप बिठाया, आप कुछ मत बोलो, मोदी जी चुप बैठो, आप प्रचार करो। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प तय करेगा कि मोदी जी केरल में प्रचार करेंगे, मोदी जी पश्चिम बंगाल प्रचार करेंगे, लेकिन युद्ध के ऊपर, इंटरनेशनल क्राइसिस के ऊपर कुछ बात मत। मुंबई के भाईखला वेस्ट खिलाफत हाउस में कोंकण कम्युनिटी फोरम और पीपल्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे की खूबसूरत मिसाल पेश करते हुए शानदार ईद मिलन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस पुरनूर महफिल में शहर की कई नामी गिरामी शख्सियतों ने शिरकत की। खासतौर पर मेहमानों में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल मेमन, ऑफिसर माहिम व हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी सोहेल खंडवानी, उमर लाकड़वाला मौजूद रहे और आपसी मोहब्बत, इत्तेहाद और अमन का पैगाम दिया। प्रोग्राम के दौरान मुल्क में भाईचारा कायम रखने और गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। मेहमानों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की और इस तरह के प्रोग्राम्स को समाज में एकता और आपसी समझ बढ़ाने के लिए बेहद ज़रूरी बताया। माहौल खुशगवार और दिलकश रहा, जहाँ हर तरफ मोहब्बत और यकजहती की झलक देखने को मिली। कोंकण कम्युनिटी फोरम और पीपल्स कोऑर्डिनेशन कमेटी दोनों की तरफ से ये ईद मिलन का प्रोग्राम रखा गया है। आपस में मोहब्बत बांटना और किस तरह मोहब्बत बढ़े, ये हमारा मिशन है कि कम्युनिटी के सरगर्दा लोग, हर धर्म मजहब फिरके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर उजाला मोहब्बत का फैल जाएगा इंशाल्लाह। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है कि इंटर रिलीजियस फेथ को हमको जानना चाहिए और आज हमारे को एक एक्सेप्टेंस के लेवल पे जाना चाहिए। टॉलरेंस एक अलग चीज है, बट हमारे में एक एक्सेप्टेंस का मादा होना चाहिए। ये मैसेज यहाँ से मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज है और मैं इनके साथ हूँ। के माहौल में जहाँ हर तरफ नफरत पैदा की जा रही है, आपस में सभी लोगों में प्यार है, पुराना प्यार है, गंगा जमुनी तहजीब जिसको बोलते हैं, तो पहले से चली आ रही है। गांव तक में भी लोगों में दरारें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। देश की तो बात ही छोड़ दीजिए, दुनिया में आप माहौल देख लीजिए। हमारे जो लीडर हैं बन के बैठे हैं, उन सबके काले चिट्ठे दुनिया के सामने आ चुके हैं। प्रेम और मोहब्बत से आपस में एक रहना होगा, तो उसके लिए ये जो प्रोग्राम किया है वो बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। और ऐसे प्रोग्राम साल में एक बार नहीं, खाली ईद के मौके पर सिर्फ मुसलमान ही उसको करे आयोजित, ऐसा नहीं। ये इसमें हिंदू, सिख और क्रिश्चियन सभी को मिलकर ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए। ईद त्योहार के पीछे जो मकसद अच्छा है, भाईचारा बढ़ना चाहिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा। ईद मिल का मकसद ये है कि मुंबई के अंदर जो आज की तारीख में या महाराष्ट्र के अंदर जो चल रही है जातियों में झगड़ा लगाने की कोशिश, इससे पहले कभी नहीं था ये। इसके लिए हिंदू मुस्लिम भाईचारा और बंधुत्व अपने को एक साथ में देखना चाहिए। जरूरी है भाईचारा बढ़ाना। मुंबई में एक बड़ी राजनीतिक हलचल हुई है, जहां शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट की अहम बैठक शिवसेना भवन में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने की, जिसमें संगठन को मजबूत करने और आने वाले समय की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में आदित्य ठाकरे, सुभाष देसाई, अनिल परब समेत कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी मौजूद रहे। पार्टी ने संगठन विस्तार और जमीनी स्तर पर काम तेज करने पर जोर दिया है। नवी मुंबई नगर निगम का लगभग 6000 करोड़ का बजट पेश किया जाएगा। खास बात यह है कि इतिहास में पहली बार स्थायी समिति के अध्यक्ष अशोक पाटिल ये बजट पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि इस बजट में विकास, बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं पर खास फोकस रहेगा। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि ये लोकहितकारी बजट नवी मुंबई के विकास को नई दिशा देगा। तो वहीं किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओज के लिए राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में प्रोटोकॉल विभाग के मंत्री जयकुमार रावल को एफपीओज के विकास में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान किसानों की आय बढ़ाने, बाजार तक पहुंच को आसान बनाने और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने पर तफसीली बातचीत की गई। राज्य भर से आए किसान और प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने सम्मेलन को कृषि क्षेत्र के लिए एक अहम कदम करार दिया है। कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे के पालकत्व वाले वाशिम जिले में ही किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है।
वाशिम कृषि उपज मंडी के निदेशक मंडल ने नकदी की कमी और वित्तीय वर्ष के अंत का हवाला देते हुए 20 मार्च से लगातार 16 दिनों के लिए मंडी बंद रखने का फैसला लिया है। इस फैसले के चलते किसान अब बुरी तरीके से फंस गए और उन्हें अपनी फसल निजी बाजारों में कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस फैसले के खिलाफ और मंडी के तुरंत शुरू करवाने के लिए शेतकारी संघर्ष समिति के पुरुषोत्तम जाधव ने वाशिम के सहायक निबंधन दफ्तर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और दफ्तर में जाकर बैठ गए। जाधव का कहना है कि जब तक बाजार समिति दोबारा मंडी को शुरू नहीं करती है तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। मी पुरुषोत्तम जाधव, जिल्हा कार्याध्यक्ष शेतकरी संघर्ष संघटना वाशिम। वाशिममधील कृषी उत्पन्न बाजार समिती सतत 16 दिवस बंद ठेवण्याचा निर्णय बाजार समितीने घेतलेला आहे आणि शासनाचा नियम आहे की 3 दिवसापेक्षा सतत कृषी उत्पन्न बाजार समिती बंद ठेवता येत नाही। जिल्हा प्रशासनाने सुद्धा सदर बाजार समितीला आदेश दिलेले आहेत तात्काळ चालू करण्याचे, तरी पण कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि त्यांचं मंडळ शासनाच्या आणि प्रशासनाच्या आदेशाला पण न जुमानता आज पण कृषी उत्पन्न बाजार समिती वाशिम बंद आहे। त्यामुळे जिल्ह्यातील नव्हे तर जिल्हा शेजारील 6 जिल्ह्यामधून जो शेतमाल येतो त्या 6 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचं खूप मोठा आर्थिक नुकसान होत आहे। त्या संदर्भात आज जिल्हा निर्बंध कार्यालयामध्ये